चैप्टर नंबर 15 स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम है क्या? सो मैं सिंपल नाम दे देता हूँ, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ठीक है, पुराना नाम ही है, यही कंटिन्यू कर लेंगे। तो एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे इस लेसन में और न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो सब एटॉमिक लेवल पे जा रहे हैं हम लोग। इससे पिछला जो लेसन था वो क्वांटम थ्योरी का जस्ट आपको इंट्रोडक्शन था उसमें, तो वो मैंने दिया था लेसन नंबर 14 में। आज का डेट कितना है बचा? 2 दिसंबर 21, ठीक है। एग्ज़ाम एनी टाइम हो सकता है फरवरी या मार्च में, तो प्रिपरेशन रेडी रखो। ओके, तो इस लेसन में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक है वो है एटम। हम लोग अपने स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं एटम्स के बारे में, तो थोड़ा सा याद कर ले एटम्स कैसा होता है, हमें क्या पता है एटम के बारे में, हमें एटम के बारे में क्या नॉलेज है अब तक। एटम न्यूट्रल होता है, दिखने में कैसा होता है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, महर्षि कणाद ने बोला था, है ना। उसके बाद डाल्टन ने बोला। क्या होता है बताओ? एटम किस चीज़ से बनता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो गोल गोल घूमते हैं, सही बात है। और प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो कहाँ होते हैं? एट द सेंटर ऑफ एटम, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन को P लिखेंगे, न्यूट्रॉन को N लिखेंगे। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आज हमें पता है, तो इसी का स्टोरी है इस लेसन में। सो स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम महर्षि कणाद इटसेल्फ, है ना। अपने बुक में नहीं दिया है, उनका मेंशन नहीं किया, बट करना चाहिए था। तो एंशियंट इंडियंस एंड एंशियंट ग्रीक्स एंड अरब्स, ये 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथ्स और आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन सब ब्रांच में इन लोगों ने डेवलपमेंट किया। सो ये एंशियंट सिविलाइजेशन है। इंडियंस, इंडियन नहीं होता था उस टाइम पे, कुछ सिंधु संस्कृति होती थी, अलग अलग टाइप की सिविलाइजेशंस होती थी, बट एंशियंट इंडियंस जो यहाँ के थे, अरब्स एंड ग्रीक्स, इन्होंने मैथमेटिक्स, साइंस, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। सो उसी में से एक इंडियन, उस टाइम पे हमारे साइंटिस्ट नहीं होते थे, हमारे फिलोसोफर्स भी नहीं होते थे, हमारे होते थे ऋषि। तो उन ऋषियों में से एक थे, उनका नाम कुछ वात्सल्य ऋषि या ऐसा कुछ है, मुझे याद नहीं है, गूगल कर लेना, महर्षि कणाद। ज़रा गूगल कर लो तुरंत ही, क्या है, बड़े लोग हैं तो नाम याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। महर्षि कणाद का नाम सर्च करना, विकिपीडिया पे मिल जाएगा। या वह पे से ही है, मुझे अभी लास्ट वीक रीड किया था, नाम याद नहीं। हाँ, पतंजलि नहीं, पतंजलि ने योग दिया था दुनिया को, योगा उन्होंने सिखाया था। महर्षि कणाद सर्च करो, कणाद, KANAD। ओके, हाँ, नेचुरल साइंटिस्ट मतलब फिजिक्सिस्ट, नेचुरल साइंटिस्ट मतलब जो फिजिक्स पढ़ता है या पढ़ाता है। हाँ, वैश्विक सत्य ऐसा कुछ तो उनका बुक है, और उनका नाम क्या बताया है वहाँ पर? बॉर्न इन गुजरात, और उसके आगे उनका नाम होगा कणाद, कश्यप। हाँ, कश्यप होगा उनका नाम, कश्यप है क्या? हाँ, ओके, तो कश्यप ऋषि, उनका ही नाम है महर्षि कणाद। उन्होंने एक फिजिक्स का संस्कृत लैंग्वेज में बुक लिखा हुआ है, एंशिएंट बुक है, ठीक है। एंशिएंट मतलब बिफोर क्रिस्ट, हमारा जो कैलेंडर शुरू हुआ उससे पहले। तो उस टाइम पे इंडियन फिलोसॉफी ऐसा था, या इंडियन साइंटिस्ट लोगों को ऐसा लगता था, जो हमारे ऋषि थे उनको लगता था कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, एंड दोज पार्टिकल्स आर इनडिविजिबल, मतलब उनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो किसी चीज़ को तोड़ते जाओ, आप ऐसे स्टेट में पहुंच जाओगे कि एक ऐसा छोटा पार्टिकल होगा, उसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। सो वो बिल्डिंग ब्लॉक है। सो उसको फिर लेटर ऑन कई 1000-2000 साल हो, मेरे ख्याल से कुछ 17th 18th सेंचुरी, 16, 17, 18 सेंचुरी के आसपास की बात है, जब जॉन डाल्टन ने वही स्टेटमेंट वापस से रिपीट किया, ठीक है। ही वॉज आई थिंक अमेरिकन साइंटिस्ट। तो उन्होंने बताया कि द एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो वंस अगेन सेम स्टेटमेंट आफ्टर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स उन्होंने बताया कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ सम टाइनी रिजिड पार्टिकल्स एंड दोज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। तो ये टर्मिनोलॉजी जो दिया वो डाल्टन ने दिया था, ये वर्ड जो यूज़ किया था एटम फर्स्ट टाइम, दैट वाज यूज्ड बाय जॉन डाल्टन, JD जॉन डाल्टन। सो ही वाज
केमिस्ट, तो उन्होंने केमिकल रिएक्शंस और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई डाल्टन ने, तो शायद से आपने केमिस्ट्री में इनके बारे में ज़्यादा सुना होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हिम एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग, एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एवरीथिंग एंड एटम इज़ द इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब वो ही है जिससे सब कुछ बना है। देन लेटर ऑन और बहुत सारा रिसर्च हुआ और बाद में पता चला कि एटम ये इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम नहीं है, उससे भी ज़्यादा फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं इस लेसन के स्कोप से बाहर जाके भी रियलिटी क्या है वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो गया डाल्टन के हिसाब से। बट हाउ वाज एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन? इट वाज लाइक दिस, राउंड ऑब्जेक्ट, राउंड रिजिड स्फीयर, बस। डाल्टन की थ्योरी के हिसाब से क्या था? एटम वाज राउंड रिजिड स्फीयर। कणाद, महर्षि कणाद की थ्योरी के हिसाब से भी इट वाज राउंड रिजिड स्फीयर और कुछ नहीं। तो ऑलमोस्ट अप टू 19th सेंचुरी ये एटम का स्ट्रक्चर ऐसे ही था। देन देयर वाज अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। ये बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इस पे एक्सपेरिमेंट किए थे। एंड देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड जे थॉमसन, सर जे थॉमसन। उन्होंने भी यही कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, ये पहले बताता हूँ, बाद में इसके ऊपर जाएंगे। तो ये शायद से आपको स्कूल में था क्या, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट? ओके, तो ऐसा एक ट्यूब होता है, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब मतलब उसके अंदर कोई एयर नहीं है। एंड देयर आर टू प्लेट्स विच आर देन कनेक्टेड टू वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस सोर्सेस। तो हाई वोल्टेज बैटरी को कनेक्ट किया जाता है। मैं ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है। सो जो माइनस है वो कैथोड है और जो प्लस ऑफ द बैटरी है वो एनोड है। एंड इट वॉज फाउंड दैट when this setup was connected to a battery, very high voltage battery, there was some kind of radiation coming out of this cathode and this anode was glowing green, fluorescent green glow यहाँ anode पे मिलता था। And later on after doing lot of research they found that there are some kind of rays that are coming out of this cathode। फिर और ज़्यादा रिसर्च करने पे पता चला कि वो रेज नहीं है, वो पार्टिकल्स है, और उन पार्टिकल्स का जो चार्ज है वो नेगेटिव है। फिर उसका मास निकाला गया, फिर बहुत सारी चीज़ें निकाली गई। एंड अल्टीमेटली इट वाज अंडरस्टूड दैट दीज पार्टिकल्स विच आर कमिंग आउट ऑफ कैथोड, विच आर कॉल्ड कैथोड रेज, उसको बोला जाता था उस टाइम पे कैथोड रे। ठीक है, बट दोज कैथोड रेज आर बेसिकली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन। उससे पहले पता था कि एटम जो है उसके वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, बट इट हैज़ टू चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, जो एटम के अंदर मिक्स होता है हर जगह। सो व्हाट ही थॉट, बिकॉज एटम इज न्यूट्रल सो देयर शुड बी वन मोर पॉजिटिव चार्ज विच बैलेंसेस दिस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। सो एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, देयर शुड बी सी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ओशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और उस ओशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज के अंदर कुछ नेगेटिव चार्जेस, जो भी जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव चार्ज ऐसा फ्लोट कर रहे होंगे। सो द स्ट्रक्चर लुक्स समथिंग लाइक प्लम पुडिंग। हम लोग जो वो केक खाते हैं ना, उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा, और केक के ऊपर जो चेरी होती है वो चेरी मतलब आपके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो केक इटसेल्फ इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। एंड एटम इज वंस अगेन रिजिड स्फीयर। रिजिड स्फीयर ही है जो पुराना थियरी था कि ऐसा राउंड ऑब्जेक्ट होगा बॉल जैसा, वैसा ही ऑब्जेक्ट है। बट फ़र्क क्या है यहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज है और उसके बीच में कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, सो दैट द एटम इज न्यूट्रल। सो दिस वाज द फर्स्ट इनिशियल मॉडल, दिस वाज द फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, इसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मॉडल। इससे पहले के मॉडल्स में क्या था, सिर्फ राउंड ऑब्जेक्ट बता दिया और कुछ नहीं था। तो दिस वाज यू कैन से फर्स्ट मॉडल, है ना, क्योंकि जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। सो इट वॉज ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेटर ऑन प्रोटॉन ढूंढा गया, फिर न्यूट्रॉन भी मिल गया, है ना, एंड देन जो हमारा आज का मॉडर्न एटम स्ट्रक्चर है वो मिला। तो इसके बाद की बात क्या है, तो आफ्टर डाल्टन देयर वाज नेक्स्ट वन, वो इज अभी जो जिनका नाम बताया जे थॉमसन। ईयर्स आप देख लो बुक में, कुछ 18-19 सेंचुरी की बात है, तो रिसेंट है, रिसेंट 100-200 ईयर्स में ये सारा डिस्कवरी हुआ है, उससे पहले नहीं था। लेटर ऑन आफ्टर दैट देयर वाज सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय रुदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स।
रुदरफोर्ड, उनके स्टूडेंट थे गाइगर, मार्सडन। ठीक है, इन लोगों के सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स थे। इट वाज नॉट सिंगल एक्सपेरिमेंट जो आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, रुदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट या फिर गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इट वाज नॉट सिंगल एक्सपेरिमेंट, इट वाज सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए और उन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट्स निकल के आए जो जिससे रुदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल बताया। ठीक है, सो रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड ऑन लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। ठीक है, तो उसमें से जो एक फेमस एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, द अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल एट द फर्स्ट प्लेस? अल्फा पार्टिकल इज अ ग्रुप ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। आज आपको पता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ डायरेक्ट। हीलियम जो गैस होता है ना, हीलियम का अगर एटम लेंगे तो उसमें होता है 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, सो टोटल 4 न्यूक्लियॉन्स। सो ये हीलियम का नोटेशन है, ये नोटेशन भी मैं बाद में बताने वाला हूँ। सो देयर आर 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन हीलियम एटम। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हीलियम का। तो ये हीलियम एटम में से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूँ, सो व्हाट इज लेफ्ट, सिर्फ न्यूक्लियस बच जाएगा। सो हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल। सो दिस इज अल्फा पार्टिकल। ठीक है, इट इज हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल कुछ एटम्स है, स्पेशल एटम्स जो नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है, उनसे निकलते हैं। दोज एटम्स आर कॉल्ड अल्फा एमिटर्स और रेडियो एक्टिव एटम्स। थोरियम और यूरेनियम, दीज आर अल्फा एमिटर्स, उनमें से अल्फा पार्टिकल निकलता है। प्लूटोनियम में से अल्फा पार्टिकल निकलता है। तो ऐसे कुछ हेवी एलिमेंट्स जिनमें से नेचुरली अल्फा पार्टिकल निकलते रहता है कंटिन्यूसली। ठीक है, सो ऐसे आइटम्स का उन्होंने एक सोर्स यूज़ किया एंड उस टाइम पे रेडियो एक्टिविटी का काफ़ी अच्छे खासा रिसर्च हो चुका था। सो दीज पीपल वेर स्टडीइंग इंटरैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। उस टाइम पे अल्फा पार्टिकल का लेटेस्ट डिस्कवरी हुआ था, रुदरफोर्ड ने ही ढूंढा था। सो दीज पीपल वेर डूइंग रिसर्च ऑन हाउ दिस अल्फा पार्टिकल इंटरैक्ट्स विथ मैटर। ठीक है, कोई मेटल का शीट है, कोई अलग अलग मैटर के मटेरियल्स है, तो उसके साथ ये अल्फा पार्टिकल का इंटरेक्शन कैसा होगा, बस यही स्टडी था। स्टडी का कोई भी गोल नहीं था कि एटॉमिक मॉडल बनाया जाए। ठीक है, एटॉमिक मॉडल जो जे थॉमसन ने बताया था दैट वाज वाइडली एक्सेप्टेड, बट उसमें कुछ लिमिटेशंस थे जो इन एक्सपेरिमेंट से निकल के आए। तो गोल वाज टू स्टडी इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल विथ मैटर। ठीक है, ये गोल था। एक्सपेरिमेंट का कहीं पे भी गोल नहीं था कि एटम का मॉडल बनाया जाए। ओके, सो उन्होंने रुदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, फिर उनके स्टूडेंट्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ रुदरफोर्ड एंड द एक्सपेरिमेंट वाज लाइक दिस। मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड सेटअप बना रहा हूँ। एक्चुअल सेटअप आपको अगर चाहिए तो गूगल पे आप जीजर मार्सडन एक्सपेरिमेंट सर्च करोगे तो आपको एक्चुअल रिसर्च पेपर मिल जाएगा कि किस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ था। सो देयर वाज अ लीड ब्लॉक जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सोर्स रखा हुआ था विच कैन एमिट अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल सोर्स था ये, एंड दिस सोर्स वाज एमिटिंग बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। और उस अल्फा पार्टिकल्स को एक गोल्ड फॉइल, सिर्फ गोल्ड नहीं था, अलग अलग मेटल्स यूज़ किए थे, बट गोल्ड का अपने बुक्स में मेंशन किया हुआ है उन लोगों ने, तो गोल्ड फॉइल था। इट वाज वेरी थिन गोल्ड फॉइल, और उस पर उन्होंने इसको बम्बार्ड किया एंड व्हाट दे फाउंड, उन्होंने उस जो भी अल्फा पार्टिकल्स थे उनको यहाँ पर डिटेक्टर से डिटेक्ट किया। अल्फा पार्टिकल्स कैन बी डिटेक्टेड ऑन सिंटिलेशन काउंटर, सिंटिलेशन डिटेक्टर। इट्स अ काइंड ऑफ डिटेक्टर जो अल्फा पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसे स्पार्क्स क्रिएट होता है, लाइट क्रिएट होता है। तो यहाँ पर ये अल्फा पार्टिकल इस तरह से उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ट्रैवल्ड स्ट्रेट लाइन, सम अल्फा पार्टिकल्स बेंट एट सम स्मॉल एंगल्स एंड एक्सट्रीमली स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बेंट एट लार्ज एंगल्स. So this from this experiment, Rutherford concluded that atom cannot be rigid like this. Rigid होता तो ज़्यादातर एटम्स क्या होने चाहिए थे, ब्लॉक हो जाने चाहिए थे, और क्योंकि रिजिड है और राउंड है तो लेटेस्ट से मेरे पास राउंड स्ट्रक्चर है एटम का, तो यू कैन इमेजिन एटम टू बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क. तो यहाँ ये जो गैप है इन बिटवीन दीज डिफरेंट सर्कल्स, यहाँ पर ये जो बीच में गैप बन रहा है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल सकते हैं. तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल ने
बाउंस बैक करना चाहिए तो थोड़े से अल्फा पार्टिकल यहाँ जाने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, कि अगर एटम रिजिड है, राउंड है, सो अकॉर्डिंग टू दैट लॉजिक मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल शुड गेट रिफ्लेक्टेड एंड ओनली फ्यू शुड पास थ्रू, उस हिसाब से. बट द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट वॉज लाइक दिस कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स 99.9% अल्फा पार्टिकल्स पास्ट एज इट इज, डायरेक्ट निकल गए. इसका मतलब ये स्ट्रक्चर गलत है, खाली होना चाहिए एटम. ओवरऑल एटम जो है वो पूरा खाली होना चाहिए और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटी जगह पे होना चाहिए. देन ही सेड दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज दैट इज प्रोटॉन एंड ऑल द मास should be concentrated in a tiny center and that tiny center was termed as nucleus by Rutherford. न्यूक्लियस ये वर्ड का नाम दिया रुदरफोर्ड ने. रुदरफोर्ड सेट किया सारा का सारा जो एटम है वो खाली होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज मास कहाँ होना चाहिए, सेंटर पे. सो दिस वाज द कंसेप्ट गिवन बाय रुदरफोर्ड. और सिंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हल्के हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में अच्छा खासा स्टडी हो चुका था इन एक्सपेरिमेंट्स के वक्त, तो इलेक्ट्रॉन हल्के हैं, नेगेटिव चार्ज है तो अल्फा पार्टिकल को ज़्यादा बेंड नहीं कर पाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा इफेक्ट अल्फा पार्टिकल्स पे नहीं होना चाहिए एंड दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर होंगे, यहाँ नहीं होंगे. ठीक है, तो ज़्यादातर जो एटम का साइज है, ही डिड द कैलकुलेशन ऑल्सो एंड ही सेड दैट साइज ऑफ एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻10 मीटर. साइज ऑफ एटम कितना बताया उन्होंने एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करके, इट वॉज दिस मच. और आज भी साइज ऑफ एटम इतना ही है. So it was very accurate calculation and size of nucleus was around 10⁻⁻14 से 10⁻⁻15 meters. ठीक है, एंड आज के टाइम में हमें पता है कि इट इज़ 10⁻⁻15 मीटर. ठीक, इसी रेंज में है एक्चुअली. ओके, सो इफ यू लुक एट कंपेयर दिस टू वैल्यूज, दिस इज साइज ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज साइज ऑफ एटम. सो न्यूक्लियस इज 10⁵, 1 lakh times smaller than atom. मतलब देखो एटम बहुत बड़ा है, 1 लाख गुना बड़ा, और न्यूक्लियस बहुत छोटा है. बाकी जगह क्या है, वैक्यूम. बाकी जगह क्या है, एटम के अंदर वैक्यूम है और इलेक्ट्रॉन्स बस घूम रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स का अपना साइज बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहे. तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड मैटर इज एम्प्टी. जो चीज़ें हमें दिख रही है, ये बोर्ड है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स है, उनमें बहुत सारा वैक्यूम है, खाली जगह पड़ी हुई है ना. एटम्स एक दूसरे से काफ़ी दूर है. कितना गैप है, तो इतना 1 लाख टाइम्स, उनके साइज के 1 लाख टाइम्स गैप खाली पड़ा हुआ है ना. सो इट्स अ ह्यूज स्पेस विच इज़ वैकेंट, है ना, एटम के अंदर. सो दिस वॉज द मॉडल गिवन बाय रुदरफोर्ड. सो ही मिमिक्ड द प्लानिटरी मॉडल. प्लानिटरी मॉडल क्या था कि सन होता है, उसके आजू बाजू प्लैनेट्स घूमते हैं. तो दिस रुदरफोर्ड्स मॉडल वाज प्लानिटरी मॉडल कि न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज, आजू बाजू इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमने वाले हैं, है ना. गोल क्यों घूमना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. अगर इसको यहाँ पर रहना ही है ऑर्बिट में, इससे दूरी बना के रखना है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, अदरवाइज गिर जाएगा. ठीक है, बट लेटर ऑन एट द एंड ऑफ 19th century देयर वाज अ थियरी गिवन बाय मैक्सवेल. ठीक है, मैक्सवेल्स थियरी मैंने कई बार आपको क्लासरूम में मेंशन किया है. सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थियरी, अगर मेरा कोई भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव कोई भी चार्ज पार्टिकल एंड इफ चार्ज्ड पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, it radiates electromagnetic radiation और एनर्जी. ठीक है, बहुत सिंपल है. अगर कोई चार्ज पार्टिकल है जो एक्सेलरेट कर रहा है तो इट विल रेडिएट एनर्जी एंड वी नो दैट सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन. अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में है, इट इज़ अंडर एक्सेलरेशन. ये मेरा इलेक्ट्रॉन अंडर एक्सेलरेशन है. सो इलेक्ट्रॉन मस्ट रेडिएट एनर्जी, और अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा, उसका काइनेटिक एनर्जी कम होगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा. स्लो डाउन होते ही उसका ऑर्बिट का रेडियस कम होगा. सो अकॉर्डिंगली अगर वो उसका एनर्जी लॉस करते जाएगा, लूज करते जाएगा, स्लो होते जाएगा, स्लो होने के साथ साथ उसका ऑर्बिट कैसा हो जाएगा, स्पाइरल, और वो अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर जाके गिरेगा अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स दैट वाज नोन एट दैट टाइम. एंड दैट्स व्हाई रुदरफोर्ड्स atomic model had a great problem with this. And
जो मैंने मैक्सवेल्स थियरी बताई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, इट वाज वेरी सक्सेसफुल टू एक्सप्लेन, और यू कैन से इट इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल थियरी इन फिजिक्स सो फार टिल टुडे। सबसे सक्सेसफुल थियरी यही है। तो ऑब्वियस बात है इसके अगेंस्ट जाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम है ना। इस थियरी के अगेंस्ट जा रहा है ये लॉजिक कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूम रहा है, सो इट इज़ इन एक्सेलरेटेड मोशन, इट शुड रेडिएट एनर्जी, एनर्जी रेडिएट कर देगा तो वो स्लो हो जाएगा तो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा तो साइज ऑफ एटम 1 लाख टाइम्स छोटा हो जाएगा। सही बात है। तो एटम्स श्रिंक होने के साथ साथ मैटर भी श्रिंक होगा ओवर द टाइम। ऐसा होता है क्या? ये बोर्ड का साइज 1 साल में छोटा हो गया क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब मैटर तो श्रिंक नहीं हो सकता। मैटर श्रिंक नहीं हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन भी गिरना नहीं चाहिए। मतलब ये सारा जो मॉडल है इसमें क्या है? इसमें फॉल्ट है, डिफेक्ट है। सो द नेक्स्ट मॉडल वॉज गिवन बाय बोहर, नील्स बोहर, बोर्स एटॉमिक मॉडल। यहाँ से अपने लेसन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक का स्टोरी था। अब जो मेन पार्ट शुरू हो रहा है वो यहाँ से, बोर्स एटॉमिक मॉडल। वंस अगेन बोर्स मॉडल वॉज ऑल्सो नॉट सो सक्सेसफुल मॉडल, बट इससे पहले के मॉडल्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। इट इज़ वेरी सक्सेसफुल टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे करेंगे, ज़्यादा उसके ऊपर वाले एटम्स पे डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, बोर्स मॉडल वॉज डिजाइंड टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन एटम एंड इट सक्सेसफुली एक्सप्लेन्स दिस। इसमें से कुछ एनर्जी के मैथमेटिकल फॉर्मूले डिराइव करेंगे, कुछ हम लोग और फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये सारा डिराइव करेंगे कैलकुलेशन से। एंड यू विल फाइंड दैट इसके जो कैलकुलेशंस है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस वाज वेरी सक्सेसफुल मॉडल। बट इसका जो बेसिस है थ्योरेटिकल बेसिस नहीं था, बिकॉज एट दैट टाइम क्वांटम थियरी वाज नॉट प्रेजेंट। जो भी एटॉमिक लेवल पे जो फिजिक्स है वो क्वांटम थियरी पर बेस्ड है, और उस टाइम पे क्वांटम थियरी जस्ट आया ही था और इन्होंने एक पॉस्टुलेट क्वांटम थियरी से उठाया था, एंड दैट्स व्हाई हिज मॉडल इज़ वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, सो इट इज़ सेमी क्लासिकल मॉडल, क्लासिकल थियरी भी है, क्वांटम थियरी का भी थोड़ा बहुत यूज़ हुआ है इसमें। ठीक है, सो बोहर स्टेटेड 3 postulates, he gave 3 postulates to explain his model। ठीक है, तो आपको ये 3 postulates सीधा सीधा याद रखना है, और इस पे से पूरा आगे के हम लोग इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालेंगे हाइड्रोजन एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी निकालेंगे, उसका एनर्जी निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। फिर अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दो तो वो हायर ऑर्बिट में जाता है, हायर ऑर्बिट से जंप करके जब नीचे आता है इट रेडिएट्स लाइट एनर्जी, तो वो कितनी एनर्जी निकलेगी वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे यूजिंग दिस थियरी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ें इसमें हम लोग करने वाले हैं, एंड दैट्स वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सक्सेसफुल मॉडल। ठीक है, भले ही इसमें भी लिमिटेशंस आएंगे आगे चल के, जो फिर और मॉडल जो बने लेटर ऑन जो हमारे सिलेबस में नहीं, तो उसके लिए क्वांटम थ्योरी और एडवांस फिजिक्स का नॉलेज चाहिए। तो एट दिस लेवल दिस इज़ द बेस्ट मॉडल दैट वी कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। मैं थोड़ा इसको इंक रिफिल कर लेता हूँ, बाद में कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलो, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हर चीज़, क्योंकि इट इज़ वेरी सक्सेसफुल काइंड ऑफ मॉडल। सो आप अपने नोटबुक में हेडिंग दे सकते हो, कुछ चीज़ें हम लोग साथ में लिखेंगे भी, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सो वी विल राइट ऑल्सो ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, हिस्ट्री जो बताया उसमें डेट्स मैंने नहीं बताई, आप वो देख सकते हो, बुक में है, नेट पे भी देख सकते हो। सो बोहर्स मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, दिस वाज फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडल यू कैन से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है इसमें। हाइड्रोजन के बारे में बताया था, इट वॉज अबाउट हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए इट इज यू कैन से ट्रू सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक मतलब जिसका सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना। ओके, सो मॉडल क्या था वो समझो। सो देयर वर 3 postulates गिवन बाय बोहर। फर्स्ट postulate वाज लाइक दिस, एटम, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व्स इन सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं लिख लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम
revolves in circular orbits around positively or with positively charged nucleus at its center. The necessary सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि सर्कुलर मोशन में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between positively charged nucleus and negatively charged इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक एक पॉस्टुलेट डिस्कस करेंगे, फिर उसको समराइज करेंगे। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट के हिसाब से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फर्स्ट पॉस्टुलेट के हिसाब से मैथमेटिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो समरी वहाँ लिखेंगे, यहाँ मेन स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, उस टाइम पे भी पता था, और वो जो न्यूक्लियस है उसका चार्ज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। सो इट वाज सिमिलर टू प्लैनेटरी मॉडल गिवन बाय रुदरफोर्ड। तो रुदरफोर्ड का ही मॉडल है फर्स्ट, इसमें कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ ये बताया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन में तो देयर इज सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, ये कहाँ से आएगा, इट इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, दैट इज कूलॉम फोर्स। कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला है 1/4πε0, ये जो कूलॉम फोर्स होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² होता है, सही बात है। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का अभी हमें पता है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो Z होता है, और चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन इज ऑल्सो इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसी एटम का अगर Z है तो उसके अंदर Z प्रोटॉन्स और Z इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सो इसके हिसाब से अगर जाएंगे तो मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv²/r। m किसका मास होगा यहाँ पर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r। m किसका मास होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ me स्टैंड्स फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, थोड़ा अच्छा लिखते हैं बड़े फॉन्ट में, mv²/r। व्हाट इज r, is the radius of orbit, r is the radius of circular orbit। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू कूलॉम फोर्स। कूलॉम फोर्स कितना है, सो कूलॉम फोर्स इज 1/4πε0 Q1 फर्स्ट चार्ज कितना है, न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज है Z टाइम्स E, न्यूक्लियस का चार्ज कितना है ZE, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, वंस अगेन E, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है R का स्क्वायर। ठीक है, क्या हम इस ZE इंटू E को ZE² लिख सकते हैं क्या, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए Z का वैल्यू 1 है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, केमिस्ट्री में सीखा है ना, इतना तो बताइए सभी को। ओके, तो ये आ गया आपका फर्स्ट लॉ, फर्स्ट जो पॉस्टुलेट था उसका मैथमेटिकल इक्वेशन। ये मैथमेटिकल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, आगे यूज करने वाला है। ठीक है, सो यू कैन राइट दिस। यहाँ पर चेक कर लेते हैं कौन सी चीज़ें क्या है। R इज रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट, जो भी उसका ऑर्बिट है उसमें। me इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। ये तो कॉन्स्टेंट्स है। ε0 इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि सब जगह वैक्यूम है वहाँ पर। z इज एटॉमिक नंबर, जो हमें बताता है कि कितने प्रोटॉन्स है। e इज इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ प्रोटॉन सेम ही है, होता है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव होता है। वी आर टेकिंग ओनली द मैग्नीट्यूड्स एंड r इज वंस अगेन रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। यहाँ तक क्लियर है, फर्स्ट पोस्टुलेट क्लियर है, इरेज कर दो, एक बार पढ़ लो, फर्स्ट पोस्टुलेट पढ़ लो एक बार मन से, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो।
ठीक है, कर दूँ इरेज? तो एम कॅपिटल आहे ना? कुठला? एम स्मॉलच आहे, मी मोठा लिहिला आहे फॉन्ट, कारण तो दिसणार नाही कॅमेऱ्यामध्ये म्हणून. फॉर्मूला डेरिवेशन नहीं है. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv² पता है. कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला पता है क्या? कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला ये है 1/4πε0 q1 q2/r². q1 इज फर्स्ट चार्ज ये, q2 इज सेकंड चार्ज ये, Ze इंटू ई कितना हो जाएगा? Ze² हो जाएगा अपॉन r². r इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस विच इज r, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट. सही है, तो सिंपल फॉर्मूला है, लॉजिकल भी है. ये क्लासिकल फिजिक्स से आया है, इसमें कोई क्वांटम मैकेनिक्स यूज नहीं हुआ है. यस, मैग्नीट्यूड लेना है. वी हैव टेकन मैग्नीट्यूड, क्योंकि इस तरफ भी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, इस तरफ भी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, दोनों तरफ. क्या ZE हो इकडचा चार्ज. देखो न्यूक्लियस के अंदर कितना Z का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होता है? कितने प्रोटॉन्स है या कितने इलेक्ट्रॉन्स है. हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? 1, तो Z का वैल्यू 1. हीलियम में कितने होते हैं? 2, Z का वैल्यू 2. समझ में आ रहा है? लिथियम में 3, तो Z का वैल्यू चेंज होते जाएगा एटम टू एटम. E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, जो कि सेम होता है. इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में चार्ज कितना होता है? व्हाट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? फंडामेंटल चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम. ये फंडामेंटल चार्ज है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज जो कि फ्रीली अवेलेबल होगा. ठीक है. दूसरा सेकंड पोस्टुलेट पढ़ते हैं अभी. सेकंड पोस्टुलेट पढ़ते हैं. ये फर्स्ट पोस्टुलेट क्लियर है? इरेज कर दो इरेज. हम लोग मैथमेटिकल समरी लिखेंगे, उसी में पूरा पोस्टुलेट का स्टेटमेंट है ना. सेकेंड पोस्टुलेट. अब देखो फर्स्ट पोस्टुलेट कुछ खास नहीं था, जो रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वही कॉपी पेस्ट मारा है. अगर आप लॉजिक से देख रहे हो तो फर्स्ट पोस्टुलेट में ऐसा अलग कुछ नहीं है. सेकेंड पोस्टुलेट में खास बात है. फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है. पहले भी घूमता था रुदरफोर्ड के मॉडल में, इस मॉडल में भी घूम रहा है. तो खास क्या है? सेकेंड पोस्टुलेट खास है. सेकेंड पोस्टुलेट में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस, मैथमेटिकल कंडीशन सेटिस्फाई करे और उस ऑर्बिट में अगर है तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनर्जी. जो रुदरफोर्ड का मॉडल का डिसएडवांटेज क्या था कि इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा. अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा. न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो मटेरियल जो है वो श्रिंक होगा ओवर टाइम. ऐसा होता नहीं है. क्यों नहीं होता? उसका रीज़न तो वो यहाँ पर उसके लिए जो पोस्टुलेट बताया, वो पोस्टुलेट का मतलब क्या है? डायरेक्ट बिना किसी थियोरेटिकल बेसिस के स्टेटमेंट देना, दैट इज पोस्टुलेट. एक्सपेरिमेंट्स के भी बिना, इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया था. रुदरफोर्ड हैज़ परफॉर्म्ड सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, वहाँ से वो मॉडल आया था. इन्होंने सिर्फ पिछले मॉडल्स और कुछ थियरीज को मिक्स करके अपना एटॉमिक मॉडल बनाया था. दिस वाज बेस्ड ऑन थियरी ओनली. कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस नहीं थे. फिर बाद में एक्सपेरिमेंट्स हुए मॉडल बनाने के बाद. सो सेकेंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे सेकंड पोस्टुलेट याद करना दो. माहिती मला स्टेटमेंट आठवू द्या काय लिहायचं. इलेक्ट्रॉन कॅन रिवॉल्व इन सर्टेन डेफिनाइट ऑर्बिट्स for which the angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi, where h is प्लैंक्स कांस्टेंट. ये मैक्स प्लैंक ने एक थियरी दिया था जिसमें उन्होंने एक कांस्टेंट दिया था h, विच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट. तो उनके हिसाब से अकॉर्डिंग टू बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सर्टेन सर्कुलर डेफिनाइट ऑर्बिट्स
for which the angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi, where h is Planck's constant. Planck's constant. In these orbits are called stationary. These orbits are called stationary orbits. Or stable orbits. Electron in stable orbit does not radiate एनर्जी. ऐसा क्यों नहीं पता, ऐसा क्यों इसका रीजन नहीं दिया, बट बताया क्या, इलेक्ट्रॉन अगर एक ऐसी ऑर्बिट में है जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में है तो इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? नो रीजन वाज गिवन. ये लिमिटेशन है इस थियोरी का. यही एडवांटेज भी है और यही लिमिटेशन है, क्योंकि इसके लिए थियोरी नहीं था उस टाइम पे, तो लिमिटेशन है भी और नहीं भी. तो एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय mvr. एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय me, mass of electron, velocity of electron into radius of orbit, and that is equal to integer multiple of h upon 2 pi, where n is integer number. ठीक है, n is integer number 0 1 2 3 नहीं 1 से शुरू होता है शायद से. हाँ, n is equal to 1 2 3 एंड so on. पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, 1 से शुरू होता है. ठीक है, 0 नहीं हो सकता. ओके, सो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड पॉस्टुलेट. तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हमारे काम का है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर. mvr इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद रखो, mvr, एंड दैट इज इक्वल टू n टाइम्स h अपॉन 2 पाई. व्हाट इज n? n इज इंटीजर नंबर 1 2 3 4 सो ऑन. इसको ही केमिस्ट्री में आपने अगर सुना होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो ये है. ठीक है, वो ये है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसको. h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. h इज प्लैंक्स कांस्टेंट. h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है. इसकी वैल्यू पता है क्या सब किसी को? h का वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स. ठीक है, गूगल पे मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक में भी कहीं ना कहीं होगा, एग्जाम में आपको वैल्यू दे देंगे, तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. लर्न कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भी चलेगा. ठीक है, सेकेंड पोस्टुलेट लिख लो, फिर जाते हैं आगे. चलो हो गया. थर्ड पोस्टुलेट. एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा स्टेट द बोहर्स पोस्टुलेट. तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है, खत्म. स्टेटमेंट बुक टू बुक वेरी कर सकते हैं, नोट्स में भी अलग हो सकते हैं, टेक्स्ट बुक में भी थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं. कोई भी लर्न कर लो चलेगा, कोई भी स्टेटमेंट लर्न कर लो. हो गया. इजी कैलकुलेशन के लिए कुछ नहीं, h अपॉन 2 पाई की वैल्यू नहीं, h एज इट इज़ याद रखो, 2 पाई भी डाल दो. मैं आपको टेक्निक बताऊंगा जब न्यूमेरिकल्स आएंगे, है ना. h अपॉन 2 पाई का एज इट इज़ कोई वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती. 1 पॉइंट समथिंग आता है वो h अपॉन 2 पाई. ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट देखते हैं अभी.
तो फर्स्ट पॉस्टुलेट में क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में है, और सेकंड पॉस्टुलेट में बताया कि सर्कुलर ऑर्बिट कोई भी ऑर्बिट नहीं चलेगा, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स है। यहाँ पर ये जो बच्चों डिस्क्रीट ऑर्बिट की बात हो रही है, दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सब ऑर्बिट्स अलाउड नहीं है, कुछ ऑर्बिट्स अलाउड है स्टेप्स में, सो दैट इज क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन मतलब चंक्स में, स्टेप्स में या पैकेट्स में। ये क्लियर है? मानस लक्ष्य है काही गरज नाही, येथे लक्ष द्या, काही गरज नाही टेक्स्ट बुकची, ठीक है। सेकेंड पॉस्टुलेट क्लियर है। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या बता रहा है, ऑर्बिट सर्कुलर है, सर्कुलर ऑर्बिट में फोर्सेस कौन से हैं और उसका मैथमेटिकल इक्वेशन, क्लासिकल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्बिट में ये बताया, सेकेंड पॉस्टुलेट में ये बताया कि ऑर्बिट सर्कुलर है लेकिन वो रेडिएट नहीं करेगी, और सारे ऑर्बिट्स अलाउड नहीं है, सिर्फ कुछ ऑर्बिट्स हैं जो रेडिएट नहीं करेंगे, और ऐसे ऑर्बिट में, ऐसे ऑर्बिट्स को बोलेंगे स्टेशनरी ऑर्बिट्स, स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट्स के लिए ये मैथमेटिकल कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए। ये कंडीशन कहाँ से आया, इसके लिए कोई बेसिस नहीं था उस टाइम पे, अभी है, इसके पीछे रीजन है, अभी उस टाइम पे नहीं था, ठीक है। तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम विच इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2π। दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमें अब पता है 1 2 3 4 वैल्यू होती है इसकी। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू भी पता है आपको। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट, r इज रेडियस ऑफ दैट ऑर्बिट, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स है, हर ऑर्बिट नहीं अलाउड है, ओके। उसके बाद जो थर्ड पॉस्टुलेट दिया, ये किसके लिए दिया, इसका रीज़न बताता हूँ। जब आप किसी मटेरियल को एक्साइट करते हो, किसी एटम को एक्साइट करते हो, इट स्टार्ट्स रेडिएटिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया था, याद होगा आपको, मैंने एक नीडल लाया था क्लास में और उसको जलाया था, गैस, उसको गर्म किया था हमने, ठीक है। हमारे पास यहाँ गैस बर्नर नहीं है, अदरवाइज़ वो एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा होता है। तो हमने वो कैंडल से उसको हीट किया था, हीट करने के बाद इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। इनिशियली वो इनविजिबल ग्लो होता है विच इज़ कॉल्ड इंफ्रारेड, बाद में वो विजिबल रेडिश टाइप का ग्लो होता है, फिर और गर्म करोगे तो थोड़ा येलोइश ग्लो आ जाता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स ग्लो क्यों कर रहे हैं, गर्म करने के बाद मेटल वायर ग्लो करता है, जैसे टंगस्टन का बल्ब होता है, फिलामेंट बल्ब देखा होगा आपने, है ना, उसको हम लोग ऑन करते हैं तो वो ग्लो करने लगता है। सो हो क्या रहा है वहाँ पर, बिकॉज ऑफ हीटिंग इट स्टार्ट्स एमिटिंग रेडिएशन। सो उसके पीछे का फिजिक्स क्या है, तो उसके पीछे का फिजिक्स बताया थर्ड लॉ में, ठीक है। तो थर्ड लॉ में क्या बताया, when electron jumps from higher stationary orbit, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलो या स्टेबल ऑर्बिट बोलो, दोनों चलेगा। when electron jumps from higher stable orbit to lower stable orbit, when electron jumps from higher stable orbit to lower stable orbit, it radiates energy in the form of photon, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ एनर्जी इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जीज ऑफ टू स्टेशनरी ऑर्बिट्स। क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर के एनर्जी से नीचे जंप करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक ही बात है, फोटोन हो या ईएम रेडिएशन हो। और उस फोटोन का एनर्जी कितना होगा, दैट इज इक्वल टू डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ द टू स्टेशनरी ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए फॉर्मूला है एच न्यू, ये दिया था प्लैंक ने, मैक्स प्लैंक ने बताया था कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय एच न्यू। व्हाट इज एच, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, and this is equal to difference in the energy of two orbit. Let us say En is the nth higher orbit, Ep is the energy of pth lower orbit, where En is greater than Ep. En is energy of
nth higher orbit and EP is energy of pth lower orbit. लोअर ऑर्बिट का एनर्जी ये है, हायर ऑर्बिट का ये है, दोनों एनर्जी का डिफरेंस निकाला था, दैट इज इक्वल टू एच न्यू. तो ये मैथमेटिकल रिलेशन यहाँ लिख लेते हैं. इट इज़ वंस अगेन इंपॉर्टेंट. En माइनस ई पी इज इक्वल टू एच न्यू. तो कितनी एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी डिफरेंसेस पे डिपेंड करता है, वो ऑर्बिट के एनर्जीज पे डिपेंड करता है. और इसी से ये भी समझ में आ रहा है कि क्योंकि ये एनर्जी डिस्क्रीट है, ये जो रेडिएशन निकलने वाला है ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज का रेडिएशन है. हर फ्रीक्वेंसी नहीं निकलेगी, ठीक है. अगर आप एटम को एक्साइट करोगे तो हर फ्रीक्वेंसी नहीं निकलने वाली है स्पेक्ट्रम में से. ये ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम भी एक्सप्लेन कर रहा है ना. ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम भी ये फेनोमेना एक्सप्लेन करता है. डिस्क्रीट एनर्जीज निकलेगी, हर एनर्जी रेडिएट नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देता हूँ. अगर आप सोडियम वेपर लैंप ले रहे हो, सोडियम वेपर्स को एक्साइट करते हो, सोडियम के वेपर्स को अगर आप एक्साइट करते हो किसी तरीके से, तो इट रेडिएट्स येलो कलर. सोडियम वेपर लैंप जो होता है, अपने जो पुराने स्ट्रीट लैंप होते थे येलो कलर के, है ना, आजकल हर जगह नहीं है येलो कलर के स्ट्रीट लैंप, हर जगह नहीं है. तो वो जो येलो कलर के स्ट्रीट लैंप होते हैं उसके अंदर सोडियम वेपर होता है, उसको इलेक्ट्रिकली एक्साइट करता है. जब सोडियम का एटम एक्साइट हो जाएगा वो बाउंस बैक करके नीचे आएगा. जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो उसका जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू येलो कलर. तो इससे येलो कलर का लाइट निकलता है, येलो ही निकलता है, बाकी कलर्स नहीं निकलते सोडियम लैंप से. वही मर्क्यूरी का लैंप होगा, जैसे कि ये हमारे ट्यूबलाइट्स, ये वाले नहीं, ये एलईडी है. पुराने जो ट्यूबलाइट्स होते थे तो उसमें मर्क्यूरी वेपर्स का यूज़ होता था. तो मर्क्यूरी के एटम यही करते हैं, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएंगे, लेकिन उसमें येलो कलर नहीं, उसमें पूरा स्पेक्ट्रम निकलता है, विबग्योर पूरा निकलता है मर्क्यूरी के केस में, ठीक है. सो हाँ, जो वाइट लाइट होता है, वाइट ट्यूबलाइट जो हम लोग यूज़ करते थे पहले, तो उसके अंदर मर्क्यूरी के वेपर्स होते थे, तो वो सारे कलर्स एमिट करता है मर्क्यूरी लैंप, है ना. मर्क्यूरी लैंप होगा तो सारे कलर्स एमिट होगा. प्रोजेक्टर्स के अंदर मर्क्यूरी लैंप यूज़ होता है, ठीक है. और इसलिए उसका एक लाइफ टाइम होता है, एक साइकिल लाइफ टाइम होता है. उतने लाइफ टाइम के बाद खराब हो जाता है वो लैंप, है ना. अभी ये एलईडीज़ है तो ये 25,000 घंटे चलता है, ऐसा कुछ इसका लाइफ टाइम है. तो इट इज़ ह्यूज, 25,000 घंटे चलने वाला है ये ट्यूबलाइट. मिनिमम उससे ज़्यादा भी चल सकते हैं. वो ट्यूबलाइट्स का लाइफ कम होता था बिकॉज उसके अंदर ये एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन वाली चीज़ें हैं सारी. लिख लो. जास्त थंडी वाजते का? उजेड चांगला येतोय म्हणून उघडा ठेवला तो पडदा सरकून देतो. ठीक आहे. हो, ते होतच, त्याला काही पर्याय नाही. जो है 3 स्टेटमेंट ये आपको याद रखना है. अब हम लोग फटाफट से कुछ डेरिवेशंस करने वाले हैं, एकदम जल्दी जल्दी में कुछ डेरिवेशंस कराना है. Let us derive एक्सप्रेशन फॉर, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट. स्टेशनरी ऑर्बिट को हम लोग बोहर ऑर्बिट बोलते हैं. स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए एक और नाम क्या है? बोहर ऑर्बिट. इसका प्रूफ प्रिपेयर करोगे नोट्स में से. मैं सिर्फ नोट्स में से जो मैथमेटिकल स्टेप्स है वही बताने वाला हूँ. ऊपर नीचे की जो चीज़ें हैं वो आपको खुद से लिखनी है ना. चलो करें शुरू. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है देखो, mv² इज इक्वल टू 1/4πε0 Ze²/r². मुझे रेडियस का इक्वेशन चाहिए तो मैं यहाँ से r और यहाँ से r² कट कर देता हूँ, तो मेरे पास रेडियस का एक इक्वेशन आ सकता है, बट और इसमें कुछ चीज़ें हटाने की ज़रूरत है. ठीक है, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1.
यूजिंग सेकेंड पोस्टुलेट बताओ क्या है? mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में से हमें जो v है वेलोसिटी, इसको एलिमिनेट करना है। वेलोसिटी को क्या करना है? एलिमिनेट करना, हटाना है। तो व्हाट वी विल डू इज, वेलोसिटी को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर v स्क्वायर है, यहाँ v स्क्वायर नहीं है, तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। सो स्क्वायरिंग करने पे क्या हो जाएगा? n स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ये समझ में आया क्या? स्क्वायर किया मैंने हर टर्म को। अब मेरे पास v स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डाल सकता है ना। तो क्या कर लेंगे हम लोग? यूजिंग इस पे से ही v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, m स्क्वायर r स्क्वायर यहाँ ले लूँ, सही है। इक्वेशन नंबर 2 दे दो इसको, या फिर इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो। अब क्या करेंगे? v स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 में डालेंगे, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 में, सॉरी 2 में नहीं, 1 में डालेंगे। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन 3 में जो v स्क्वायर का वैल्यू है, वेलोसिटी का स्क्वायर, वो यहां डालेंगे इक्वेशन 1 में। सो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3, n v स्क्वायर लिखो मत, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? v स्क्वायर की वैल्यू ये है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर का वैल्यू डाला। उस तरफ देखो क्या है? z e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सही है क्या? सही है क्या? हाँ, अब ये दोनों इक्वेशंस देखो हमने पूरा लिख लिया है, सिंप्लीफाई कर लिया। अब बस कट करने वाली टर्म्स को कट कर देंगे। r को लेफ्ट साइड लेके आएंगे या राइट साइड लेके आएंगे, एक तरफ r को लेके आएंगे और बाकी टर्म्स उस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ। 4 कट हो जाएगा, पाई और स्क्वायर कट होगा, r और स्क्वायर कट होगा, तो और ये m और ये स्क्वायर कट होगा। अब मेरे पास r यहाँ बचा हुआ है, ठीक है, इस r को मैं उधर लेके जाता हूँ। सो दिस विल बी r ऑन दिस साइड। यहाँ के टर्म्स इधर ही रखते हैं और इनको इधर लेके आते हैं। तो यहाँ के टर्म्स क्या है? पाई m, r को तो लेके गए उधर, पाई और m बच गया, r उधर लेके गए। अब इधर वाले टर्म को इधर लेके आओ, नीचे आ जाएंगे ये z स्क्वायर। सही है क्या? एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा? सो r का फॉर्मूला आपका आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर z। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर radius of electron in nth orbit. If you look at the values, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये ऑर्बिट नंबर, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू 1, सेकेंड के लिए n का वैल्यू 2। तो ये चेंज होने वाला है। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, z ये किसी भी एटम पे चेंज हो सकता है। तो ये दो चीजें छोड़कर बाकी सारा कांस्टेंट है। इफ यू पुट वैल्यूज ऑफ दिस कांस्टेंट, लेट अस कॉल दिस इज rn, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। सो इफ यू पुट द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, यू विल फाइंड दैट रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज 0.53 n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये जो कांस्टेंट्स है इनका वैल्यू आता है 0.553 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि ये रेडियस है तो यूनिट होगा डिस्टेंस का, मतलब एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, सो 0.52 या 53 चेक कर लो बुक में, बुक में क्या दिया है? 0.53 दिया है ना। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हम लोग हर जगह यूज करेंगे। हाइड्रोजन एटम के लिए z का वैल्यू कितना? फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू कितना? तो फर्स्ट ऑर्बिट अगर हाइड्रोजन एटम का है तो उसका रेडियस होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। सेकेंड ऑर्बिट का कितना होगा? n का वैल्यू 2 डालोगे, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स 0.53। हाइड्रोजन एटम में
नेक्स्ट ऑर्बिट होगा कितना 0.05 ते नॅनोमीटर आहे बघ बरं यूनिट मी एंगस्ट्रॉम मध्ये लिहिलेलं आहे ठीक है बुक में नैनोमीटर में दिया मैंने एंगस्ट्रॉम में लिखा है नैनोमीटर लिखोगे तो एक और जीरो डालना है 0.053 हो जाएगा ठीक है चाहिए तो लिख दो यहाँ पर चाहिए तो लिख देता हूँ बुक में जो है वो 0.053 n² z नैनोमीटर अगर नैनोमीटर्स में चाहिए तो मेरे हिसाब से आप ये याद रख लो बाकी कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है ये और ये फॉर्मूला याद रख लो ये डेरिवेशन यहाँ तक करना है आपको ठीक है कितने मार्क्स के लिए आता है 3 मार्क्स के लिए ठीक है लिख लो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रेडियस हो गया नेक्स्ट डेरिवेशन है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट दो तरीके हैं एक तरीका बहुत आसान है रेडियस का फॉर्मूला लर्न कर लो ये वैल्यू कहीं पे भी डाल दो ठीक है रेडियस के फॉर्मूला से जो वैल्यू है वो यहाँ डाल दो आंसर आ जाएगा ये एक तरीका दूसरा तरीका जो अपने टेक्स्ट बुक में वो पढ़ा देता हूँ यहाँ पर हमने रेडियस निकालना था तो हमने वेलोसिटी को सब्स्टिट्यूट किया था देखो सो वी हैव एलिमिनेटेड वेलोसिटी फ्रॉम दिस इक्वेशन टू गेट रेडियस उल्टा करेंगे वी विल एलिमिनेट रेडियस टू गेट वेलोसिटी ठीक है ये अपने टेक्स्ट बुक में किया हुआ है वो स्टेप्स मैं यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ कि हम लोग क्या करेंगे रेडियस को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा ये स्टेप्स पूरे चेंज हो जाएंगे लास्ट के सारे ओके ये रेडियस का जो फाइनल फॉर्मूला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ लिख लेते हैं समरी में रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट इज n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e² और ये z या फिर Rn इक्वल टू क्या है 0.53 n²/z एंगस्ट्रॉम यूनिट्स है ठीक है ये बसुनगे चलो तो करें इसको डिराइव क्या करने वाले हम लोग स्टेप्स क्या यूज करेंगे मुझे वेलोसिटी चाहिए था मुझे रेडियस चाहिए था तो मैंने वेलोसिटी को हटा दिया अब मुझे क्या चाहिए वेलोसिटी तो मैं रेडियस को हटाऊंगा तो इस इक्वेशन में से रेडियस कहाँ डाल देंगे इस इक्वेशन में डाल देंगे या इधर से रेडियस इधर डालेंगे कुछ भी कर सकते हैं सो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा NH/2 पाई ये एज इट इज m को कहाँ लेके जाएंगे उधर नीचे v को उधर नीचे लेके जाएंगे ये इक्वेशन नंबर 3 को कहाँ डालेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 1 क्या देख लो mv² r तो है नहीं कट हो चुका है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ze² अपॉन r था ना अपॉन r की जगह मैं इसको डाल दूं z² को भी इधर ही लिख लो z²/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/r को मैं क्या डालने वाला हूँ 1/r को इसका उल्टा करके डाल देता हूँ इसको उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा 2 पाई mv/nh ये स्टेप समझ में आया क्या ये स्टेप सबको समझ में आया क्या 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 कट हो रहा है हटा दो क्या बच रहा है v इक्वल टू 2 पाई और 4 पाई 2 to 4 पाई गया क्या बच रहा है ze² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट nh बस इतना ही बच रहा है खत्म दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी सिंपल था क्या कितने मार्क्स के लिए आएगा 3 मार्क का क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है ढंग से करना है velocity of electron in nth orbit is equal to ze² upon 2 epsilon naught nh velocity is proportional to z upon n velocity is proportional to z upon n हायर ऑर्बिट्स में वेलोसिटी क्या हो जाएगा कम होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक नंबर बढ़ा दोगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा ठीक है बस आज के लिए इतना ही करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे ठीक है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी फिर एनर्जी टोटल एनर्जी सब कुछ निकालेंगे